कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे कि 2024 के चुनाव का एजेंडा कैसे अब सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो मोर्चा बना पटना में, उस मीटिंग पर नरेंद्र मोदी आज भोपाल में बोले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने दल का, अपने परिवार का भला करना चाहते हैं, वो सब के सब एक हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार की कटमनी के लिए एकजुट हो रहे हैं। जमानत पर बाहर आए नेता आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, मगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और बख्शा किसी को नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी ने घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी देते हुए कहा कि ये तमाम लोग जेल की सलाखों के डर से एक दूसरे के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार पर एक्शन का डंडा भी चलेगा। आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गारंटी शब्द को लेकर आजकल बहुत कुछ कहा जा रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी की ओर उनका इशारा था जो चुनावों में गारंटी देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असल गारंटी भ्रष्टाचार की गारंटी है, लाखों करोड़ के घोटाले की गारंटी है। अब प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए उसका आज क्या जवाब दिया जाएगा? 2024 से पहले भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, क्या एक ये बड़ा मिशन नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा है? और साथ साथ उन्होंने यूसीसी की बात भी की। तो यूसीसी और करप्शन, क्या इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा 2024 का चुनाव? बात करेंगे मेहमानों से कुरुक्षेत्र में। पहले एक रिपोर्ट। 24 के चुनाव का चक्कर है। विपक्ष अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है। मोदी ने आज लाइन क्लियर कर दी। भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं से बात करते मोदी बोले, फोटो खिंचवाने के लिए मीटिंग हुई। विपक्ष के नेता सलाखें देखकर जुगलबंदी कर रहे। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन मोदी के सामने कौन है, इस पर विपक्ष मौन है। पटना की मीटिंग में पीएम के चेहरे पर कोई बात नहीं हुई। इशारों में लालू यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बना दिया, मगर उनकी बारात का बाराती बनने को कितने लोग तैयार हैं? लगता है मोदी इसी कंफ्यूजन में अपनी कहानी क्लियर कर लेंगे। हालांकि कांग्रेस मोदी विरोध का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं। ये मोदी जी का डर और बौखलाहट है, अच्छी बात है, और डरे और बौखलाएं, क्योंकि ये जो समूचा विपक्ष है, ये हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी की बात कर रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है, ये महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहा है, जिन बातों से मोदी जी बचना चाहते हैं, जिसको सुनकर असहज हो जाते। मोदी जी मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? मुद्दा है मणिपुर, मुद्दा है आग लगी हुई है टमाटर के दामों में, जाकर भोपाल में वही अपना पुराना राग आलाप रहे हैं। मुझे लगता है लोग अब इससे बोर भी हो चुके हैं। मोदी हटाओ मोर्चा में जुटे सारे दिग्गज एक दूसरे को बड़ा दिल दिखाने को कह रहे हैं, लेकिन अपने केस में कोई झुकने को तैयार नहीं है। जाहिर है अलायंस में डेडिकेशन कम और कंफ्यूजन ज्यादा हो तो हश्र वही होगा जो पहले होता रहा है। और आपको बता दें, इस बीच एक खबर जो आई उसके बारे में, दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का जो रेनोवेशन हुआ, उस पर जो खर्च हुआ है, अब केंद्र सरकार उसका सीएजी ऑडिट कराएगी। और इस पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब आप कह सकते हैं कि अब एक आर पार की सी जंग शुरू हो चुकी है। इसको एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, इसको कांग्रेस पार्टी भी मुद्दा बना रही है, और आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि यह केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के दामन पर एक दाग लगाने की कोशिश है। एलजी ने, दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी कुछ वक्त पहले, और अब केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि जो भी खर्च अरविंद केजरीवाल के घर को बनाने में, दोबारा रेनोवेट करने में हुआ होगा, उस पर एक सीएजी ऑडिट कराया जाएगा। और इस पर आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट देखिए कि 2024 में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है दिल्ली में, और इसीलिए यह सब कुछ है। ये सीएजी की जांच पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन है कि 2024 में बीजेपी साफ होगी, और ये सब कुछ बीजेपी उसी बौखलाहट में कर रही है।
तो अब पहले दिल्ली में शराब घोटाले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डॉक्टर सत्येंद्र जैन, उनके बाद मनीष सिसोदिया जेल में, और अब ये तीसरा बड़ा मुद्दा जो उठाया गया है कि मुख्यमंत्री के घर के रेनोवेशन पर जो खर्च हुआ उसका सीएजी ऑडिट, और इसकी आंच फिर आप समझिए कि सीधे सीधे कहां पहुंचने जा रही है। और इस पर अब एक नया घमासान शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। हमारे साथ जुड़ रही हैं रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से, और डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी से। डॉक्टर नवल किशोर जी, रीना गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ज्वाइन करने वाले हैं किसी भी वक्त, और आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से। मैं आपका रीना जी इस पर रिएक्शन चाहता हूं, जो खबर अभी आई कि अब मुख्यमंत्री के बंगले की खर्च पर भी सीएजी का ऑडिट होगा। सौरभ जी, ये कोई नई बात नहीं है। जितनी केंद्र सरकार की एजेंसी हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, और अब सीएजी, जितनी एजेंसी हैं, तब जब से सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, उनका एक ही काम है कि विपक्ष की पार्टियों के ऊपर हमला बोलो। और अब जब इनको पता चल रहा है कि 2024 का चुनाव इनके लिए बहुत मुश्किल है, तब तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में विपक्ष के नेताओं के ऊपर वार और भी तीव्र गति से होगा। लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है सौरभ जी। देश के सामने मोदी सरकार की 9 साल की विफलता है, और देश ने निर्णय ले चुके हैं सारे देशवासी इस बार कि बेरोजगारी से, महंगाई से, इस सब से छुटकारा चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी की अर्थी निकालनी पड़ेगी, तभी इन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर आलोक जी, प्रधानमंत्री ने आज जो स्टेटमेंट दिया, मैं उस पर आता हूं आपसे आपकी राय लेने के लिए, लेकिन अभी जो ये खबर आई है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन का भी सीएजी ऑडिट होगा, इसे भी आप, जैसा रीना जी ने कहा, सीबी, ईडी, आईटी और अब सीएजी, इनके दुरुपयोग का मामला मानते हैं? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है, सौरभ जी मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही पूछा मैंने जी। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को स्वयं ही ये बंगला छोड़ देना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने एफिडेविट बांटे थे कि 4-4 कमरों के बंगलों में, मकान में रहूंगा मैं, 4 कमरों से ज़्यादा की क्या आवश्यकता है। आज 20-20 करोड़ के अगर शीश महल में आप रह रहे हैं, और जिस तरह की मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं, तो भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को जिस तरह से लेकर आप चले थे केजरीवाल जी, आज उसका असली चेहरा सामने आ रहा है। ऑडिट कोई भी हो, होना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे कांग्रेस के हों और चाहे किसी के हों। मुझे याद है कि एक बार सीएजी तो छोड़िए, केजरीवाल जी ने स्वयं ही ऑडिट कर दिया था शीला जी के घर का, कि उसमें 31 एसी लगे हुए हैं, जबकि वो रिसेप्शन से लेकर तमाम सब कैलकुलेट और काउंट करके लेकर आए थे। तो आज केजरीवाल जी बताएं कि भाई, जो शीला जी के ऊपर आप तमाम सवाल उठाते थे, आज उन सवालों का क्या हुआ। आज आप तो स्वयं भ्रष्टाचार में भी डूबे हुए हैं और आलीशान मकानों में भी रह रहे हैं। वो नीली वाली वैगनार कहाँ चली गई, और आज एमजी हेक्टर आ गई है जी। आज आप चार्टेड फ्लाइट से चलते हैं। आप तो तमाम चीज़ों के लिए कहते थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज हालत ये है कि अफसरशाही के खिलाफ आप बोलते थे, लेकिन पंजाब के अफसर भी आपको दिल्ली में आकर यहाँ पर माथा टेकते हैं। ठीक है, दिल्ली पंजाब के तमाम अफसर आकर आपसे पूछ कर जाते हैं कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है। और अगर मैं झूठ हूं तो उनके घर के जरा एक जवाब दे दीजिए रीना जी, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस भी वही कह रही है। अब जब आलोक जी ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा हंसी सी आती है। अगर आप दिल्ली आएंगे और सेंट्रल दिल्ली अगर आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो गांधी परिवार है उसके नाम में ही कम से कम नहीं तो 100 बिल्डिंग्स होंगी। कोई नेहरू म्यूजियम, कोई राजीव गांधी म्यूजियम, कोई इंदिरा गांधी म्यूजियम, इनके नाम पे ही कम से कम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में होगी। तो आलोक जी थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकें किसी और के ऊपर टिप्पणी करने से पहले। और मैं तो कहती हूँ अच्छा हो रहा है, सीएजी का ऑडिट हो रहा है। जो चाहें आप वो एजेंसी छोड़िए आप हमारे ऊपर, ईडी, सीबीआई, सीएजी, इनकम टैक्स, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सारी एजेंसियां जांच करती रहेंगी, हमें परेशान करती रहेंगी, लेकिन इसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। कहीं भी एक नए पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है रीना जी, आलोक जी आप जवाब दे दीजिएगा, जरा और मेहमान भी आ गए हैं, चर्चा में जोड़ लूं, आपके पास मैं आऊंगा, आप दोनों का उत्तर। अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड के लिए बोल लीजिए। देखिए, मुझे लगता है गांधी परिवार के ऊपर अगर केजरीवाल की पार्टी भी सवाल खड़ा करेगी, जो महाभ्रष्टाचार में डूबी हुई है,
और दूसरी तरफ वो परिवार जिसने देश के लिए शहादतें दी हैं, जिसने कुर्बानियां दी हैं, तो देश के दर्शक हंसेंगे इंडिया टीवी के। केजरीवाल जी कहाँ एक तरफ और कहाँ गांधी फैमिली, उन्होंने शहादत दी और देश को बनाया है। चलिए ठीक है। आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। ऑडिट की बात आई थी, डिस्कॉम का भी ऑडिट करने की बात आई थी, लेकिन लगता है कहीं से माल मिल गया और डिस्कॉम का ऑडिट कहीं लटक गया। अच्छा चलिए, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं इस मुद्दे पर, लेकिन जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस की पार्टी की और दलों की गारंटी का मतलब समझ लीजिए केवल भ्रष्टाचार की गारंटी, तो उस पर कांग्रेस भी यही कहती है कि ये तो इनके हाथ में जो तंत्र आ गया है उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, किस पर कोई भी मुकदमा लगा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष की गारंटी का मतलब घोटाले की गारंटी, और अभी अभी ये खबर आई कि आप दिल्ली में केजरीवाल जी के घर के रेनोवेशन का सीएजी ऑडिट होगा, तो विपक्ष तो ये कह ही रहा है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप साफ हो रहे हैं 2024 में, इसीलिए जैसे बाकी सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल करते थे अब सीएजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा सौरभ जी, हम 2023 में बैठे हैं। सिर्फ 10 साल पुरानी बात है, 2013 जब आम आदमी पार्टी बनी थी। आज इनको इस बात पे आपत्ति है कि बंगले का ऑडिट होगा। 2013 में तो इनका कहना था बंगला ही नहीं होगा, और ये कहना नहीं था, ये लिखित में भी था। ये 2013 का चुनाव के बाद इन्होंने अपने सारे विधायकों से लिखित में दिलवाया था, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे। यानी जो कहते थे कि बंगला ही नहीं होगा, अब उनका ऐसा एक बंगला बने न्यारा बन के खड़ा हुआ है कि वो सारे के सारे दिल्ली के लोग और दिल्ली के बाहर वाले लोग चौंक के देखते हैं। जैसा भी बात ठीक है, अब वो वैगन आर गाड़ी भी नहीं है, अब सिक्योरिटी नहीं लेने वालों के जब पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री बना है, भाई दिल्ली तो पूर्ण राज्य है नहीं, तो आपको पता है कि भगवंत मान जी के काफिले के लश्करे जर्रार में तकरीबन 40 गाड़ियां चलती हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल से ज्यादा बड़ा फ्लीट है। मैं एक बात ईमानदारी से कर, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता होती है। पंजाब संवेदनशील राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी लेनी चाहिए, पर यह समझना चाहिए कि ये बचकाने लोग थे जो इस ढंग की बात कहते थे। केजरीवाल जी को भी सिक्योरिटी चाहिए, उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, एक नहीं कई बार हुए, दुर्भाग्य से वो अटैक करने वाले लोग उनकी पार्टी के ही निकले बाद में। परंतु ये समझिए कि ये बचकानेपन की राजनीति थी या भटकाने की राजनीति थी। ठीक है, या तो ये तो कहते बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं, आईआईटी ग्रेजुएट हैं, तो बचकाना तो हो नहीं सकता। इसका मतलब बड़ी योजनाबद्ध ढंग से जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया गया था। और मुझे लगता है 10 साल के अंदर सबसे जल्दी ये सत्ता पाने वाले व्यक्ति थे। शायद चंद हफ्तों के अंदर इनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी, और 10 साल के अंदर जितनी कलाबाजियां आम आदमी पार्टी ने खाई है उतनी तो आपको कहीं दिख ही नहीं सकती। वो टोपी पहनते, ठीक है सुधांशु जी, तो मतलब अब यही कोशिश है ना, लोगों के बीच में यही संदेश देने की कोशिश है आपकी। प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही, दूसरी बात ये हाँ मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, ये बचकाने हैं और बाकी सब चोर हैं। पूरा कर लूं जी, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए 23 जून को पटना में सबकी बैठक हुई, और 23 जून ही वो दिन था जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में थे, और सेमीकंडक्टर से लेके भारत में फाइटर प्लेन्स के इंजन बनाने से लेके प्रीडेटर ड्रोन्स तक के लिए एक डिफेंस डील हो रही थी, जो भारत की रक्षा को मजबूत करने के लिए। ठीक यही 23 जून का दिन था जब पटना में भी एक डिफेंस डील हो रही थी। वो क्या डिफेंस डील थी? वो सारे लोग वो इकट्ठा थे जिसमें कोयला घोटाले वाले भी थे, 2G घोटाले वाले भी थे, CWG घोटाले वाले भी थे, दारू घोटाले वाले भी थे, भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी थी, और अध्यक्षता कौन कर रहा था? चारा घोटाले वाले। तो ये सारे घोटाले वाले एक दूसरे के घोटाले को बचाने की, एक दूसरे के घोटाले की डिफेंस डील कर रहे थे। तो इस देश ने एक ही दिन में 2 डिफेंस डील देखी, एक अमेरिका में भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए, एक पटना में अपने अपने भ्रष्टाचार की डिफेंस को मजबूत करने के लिए। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। और मैं एक बात और बोल दूं, बार बार ये कहा जाता है 2014 के बाद ये हुआ, संयोग से इन्होंने पटना में जाके वो रैली की है। पटना में लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे। 1997 भारत की आबादी तो पैदा नहीं हुई थी उस समय, जो 25% से 25-26 साल से कम के होंगे। और बताइए नवल किशोर जी, 2014 के बाद, नवल किशोर जी 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 बताइए। हाँ मतलब आरोप तो अब जो प्रधानमंत्री ने लगाया अभी उसको गिना दिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने। भाई एक तरफ नरेंद्र मोदी ईमानदार प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ से जिनके ऊपर सब दागी, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, सब घोटालेबाज जो एक हो गए, ये नैरेटिव देने की कोशिश है आज बीजेपी की।
देखिए, त्रिवेदी जी तो गिनाते रहे हैं, आज से नहीं सालों से गिना रहे हैं। लेकिन त्रिवेदी जी को यह बताना चाहिए कि हाल में जो कर्नाटक में चुनाव हुए हैं उसमें भी 40% कट की बात आई थी। वहां के जो ठेकेदार थे उनकी आत्महत्या की बात आई थी। वहां से एक विधायक के घर में करोड़ों रुपए प्राप्त हुए, वो भी एक बात आई थी। 2014 के बाद तुरंत जिस व्यक्ति ने पूरे देश में कहा कि उससे लोकप्रिय व्यक्ति है ही नहीं, बिहार में लालू और नीतीश जी की जोड़ी ने उनको उठाकर पटक दिया। 40 नहीं 52 रैलियां उन्होंने की थी और यही बात कर रहे थे, कोई अलग थोड़े कर रहे थे। चारा घोटाला कर रहे थे, जंगल राज कर रहे थे, तमाम तरह के जो अभद्र बातें हैं वही कह रहे थे। लेकिन बिहार की जनता ने उनको सबक सिखाया। ये परेशानी उनको, जो हरी झंडा दिखाने के आदी हो गए हैं, अब उनको सत्ता में लाल झंडा दिखाई दे रही है। पटना में जो लोग मिले हैं वो केवल पार्टी नहीं, पार्टी के प्रमुख मतलब अध्यक्ष और पार्टी के चेहरे जब मिलेंगे तो परेशानी तो इनकी बढ़ेगी ही। और परेशानी क्यों नहीं बढ़े? जो सत्ता प्राप्त करने के लिए 2014 में 2 करोड़ नौकरी 15 लाख रुपए की बात कह के आए थे, अब तो 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन में निपटा दिए। यही सच है भारतीय जनता पार्टी का। और अब वो सब बात बोलेंगे, परिवारवाद बोलेंगे, भ्रष्टाचार बोलेंगे, लेकिन अपनी भ्रष्टाचार के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। वो भ्रष्टाचार जो कि उनके अभी भी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन कैबिनेट मंत्री जिनको गिरिराज सिंह के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में लोग हिंदू मुसलमान का भाषण देने वाले के जानते हैं, उनके घर में भी करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। विद इन 1 वीक वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए थे। ये तो सच है उनका। और जहां तक परिवारवाद की बात है, आप जिलावार, राज्यवार अगर भाजपा के नेताओं का एक बनाइएगा डोसियर तो आपको पता चल जाएगा कितने परिवारवाद में लिप्त है। वहां पर तो एक दल के पीछे एक परिवार, संघ परिवार भी खड़ी है एक संगठन के रूप में। उसका कोई आप ये कहना चाहते हैं कि लाख कोशिश कर ले, चाहे प्रधानमंत्री कह ले, ये परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का आरोप चिपकने वाला नहीं है विपक्ष पर? बिल्कुल नहीं चिपकने वाला है। इसलिए नहीं चिपकने वाला है कि उस पर आपने 3000 से ज्यादा जो छापा पूरे देश में, कि देश की लोग जानती है कि आपने छापा इसलिए मरवाए कि वो दूसरे दिन पेपर में छपे कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। उसके अलावा क्या हुआ? 95% केसेस में जो सिद्ध नहीं हुए और जिनको अच्छा ठीक है, केस उन पर आप बताइए ना। वही बात आ गई ना, रेड कराओ, पेपर में छप जाएगा, छवि बना दे कि भ्रष्टाचारी है। लेकिन उस मुकदमे का हुआ क्या आज तक? एक जवाब सुधांशु जी का, फिर आलोक जी में आ रहा हूं। 30 सेकेंड। अच्छा बोलिए। अरे 30 सेकेंड। हाँ, मैं कह रहा हूं कि 2008 में जो बंद केस थे उसको भी खोलकर आप बदनाम करना चाहते हैं। कितनी लालची है सत्ता के लिए भाजपा, और डरी हुई है, क्योंकि यह भाजपा दल नहीं है, ये वास्तव में कायरों का झुंड है। जब भी उसको लगता है कि सत्ता जाने वाला है वो चिल्लाना शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि कोई मामले सिद्ध नहीं हुए। नवल किशोर जी प्लीज सुनिएगा मेरी बात को। लेकिन लालू जी जेल गए और कोर्ट ने सजा दी, इससे तो इनकार आप भी नहीं कर सकते ना, ये तो वो बोलेंगे। मैं बता देता हूं सीबीआई कोर्ट ने उनको डीए केस में उनको ये किया, आरोपित किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ये केस जिसमें सजा हुई थी, उसके अलावा 4 केस बंद था। आपने 4 केस खोलकर 9 साल से उलझा के रखे हैं। आप अगर एक केस में सेम साक्ष्य पे, आप देखिए कोर्ट की प्रक्रिया पे या सीबीआई की प्रक्रिया पे हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये 4 बंद केस खोलकर और अभी 9 साल से उलझाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन भी लालू जी जाएंगे एकदम साफ बाइज्जत बरी होकर आएंगे। चलिए जवाब दीजिए सुधांशु। जब भी वो बाहर आएंगे, बाहर आपके, सुन लीजिए पहले, बाहर आपके या भाजपा के कर्म से थोड़े आए हैं। भाजपा जो बेल पर है वो जुडिशियल प्रोसेस। चलिए अच्छा ठीक है, आप जवाब ले लें। एक मिनट, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्लीन चिट भी लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो जंगल राज और लालू यादव जी के ऊपर चारा घोटाले का आरोप शायद मेरे मित्र भूल गए, ये सबसे पहले नीतीश कुमार ने लगाया था। आप ही की पार्टी के थे, बाहर निकल के आए थे, तो ये संज्ञा सबसे पहले राजनीतिक रूप से अरे नीतीश कुमार आपका साथ छोड़ दिए और नीतीश कुमार अकाली दल आपका साथ। सुन लीजिए ना, एक मिनट नवल किशोर जी, एक करके बात करेंगे। मैं आपके पास और समय लेकर के आऊंगा। अभी दोनों एक दूसरे को भूल कर कैसे एक दूसरे के साथ गलबैया करने लगे। मान्यवर आप बोल चुके, इतनी देर आपसे शांति से सुन लिया, ये उचित नहीं, दर्शकों के साथ अन्याय है। ठीक है नवल किशोर जी प्लीज सुन लीजिए, फिर बोलिए। देश प्रेमी लोग आएंगे, एक एक करके बात करेंगे। नवल किशोर जी मेरा आपसे बोलिए। चिंता मत सुधांशु की आवाज है। हाँ अब सुनिए सौरभ जी, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, दादा दादी और नाना नानी के जमाने के लोग कहते थे कि लोग अपने बच्चों का नाम देवी देवताओं के नाम पे इसलिए रखते थे कि वो जब भी अपने बच्चे का नाम पुकारें तो उन्हें याद आए भगवान का नाम।
याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। किस लिए? संकल्प था कांग्रेस को उखाड़ने का। आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा, मीसा का फुल फॉर्म था MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत इंदिरा जी के जमाने में आपातकाल में अगर किसी को जेल में डाल दिया गया केवल इस बात पे कि इंदिरा जी की सरकार हटानी है, ये बोलने पे डाला जा सकता था। आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, आपकी जमानत नहीं होती थी। और आज को भी बोलने का मौका दीजिए। कितना सुंदर सुंदर परिवर्तन आया है। रीना जी आप भी बोली हैं, आलोक जी भी बोले हैं, नवल किशोर जी भी बोले हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, इसलिए मैं कहना चाहता हूं परिवारवाद की बात आ रहा हूं मैं कहना चाहता हूं, तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि लालू क्या तरीका है भाई, आप बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं साहब। हमें आपने इतनी लंबा भाषण दिया, आपने अपने टर्न पे बोली, तो दर्शकों के साथ भी नहीं, अभी यह घोषित है। अच्छा ठीक है, इंतजार करिए ना। अच्छा नवल किशोर जी ठीक है, उड़ा दीजिएगा जब आपका टर्न आए। अब मैं कहता हूं, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग इस समय छात्र जीवन में थे, तो वो कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है जी। तो वो जात बिरादरी के नेता नहीं थे, सारे गरीबों के नेता थे, दलित पिछड़े सबके नेता। फिर संकुचित किया पिछड़ा नेता, फिर संकुचित किया एक जाति का नेता, फिर और संकुचित किया जब सत्ता देने की बात आई। सत्ता में शेयर पहले मैं, फिर मेरा साला, फिर मेरा भाई, फिर मेरी पत्नी, मेरे बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी। तो आपने अपने आप को संकुचित किया। चलिए ठीक है सुधांशु जी, परिवार बिहार के सबसे अमीर परिवारों में से एक है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो बोला एकदम 100%। अब प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि इन सारे दलों को मिला लीजिए 20 लाख करोड़ का घोटाले का आरोप आपको सबके ऊपर जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक शुद्ध राजनीतिक भाषण देते हुए ऐसा लग रहा है कि 2024 में क्या एजेंडा कम से कम उनकी तरफ से दर्शकों लोगों के सामने रखा जाएगा उसको स्पष्ट कर दिया। वो बात यूसीसी की भी कर रहे थे, बात भ्रष्टाचार की भी कर रहे थे और भ्रष्टाचार में लिप्त परिवारवादी पार्टियों की भी कर रहे थे। आलोक शर्मा जी, उन्होंने ये भी कहा, आप कांग्रेस पार्टी जो गारंटी चुनावों में देती है, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एक शब्द की आजकल खूब चर्चा होती है, उसको लोगों के बीच पॉपुलर करने की कोशिश है, गारंटी। तो आप अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जाओ और लोगों को बताओ कि इस कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की गारंटी का मतलब केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। 9 वर्ष प्रधानमंत्री बने हो गए, अभी भी विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। अरे भाई, 2014 के बाद एक FIR बताइए जो मोदी जी आपकी सरकार ने की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए। एक भी एग्जाम्पल ऐसा सुधांशु भाई नहीं दे पाएंगे। केवल राजनीतिक भाषण देना और देश को गुमराह करना, अपनी नाकामियों को छुपाना कि अमेरिका में 1.5 गुना कीमत पर कहीं ड्रोन तो नहीं खरीद कर आए हैं, उसको छुपाने के लिए इस तरह के राजनीतिक भाषण दिए जा रहे हैं। ड्रोन की कीमत क्या है देश को नहीं पता है, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा का टूर मैनेजमेंट हो गया पूरा मोदी जी का। मुझे लगता है कि 2G के ऊपर भी और तमाम चीज़ों के ऊपर भी तमाम बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, लेकिन 2G में इन्हीं की सरकार आई और सबको क्लीन चिट देने वाली यही सरकार थी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, व्यापम की पार्टी, पेगासस, राफेल, नोटबंदी की पार्टी, ये पार्टियां भी कम बात करेंगी। अभी सतपाल मलिक ने हाल में ही कहा कि 150 करोड़ के ऑफर थे भ्रष्टाचार के जम्मू कश्मीर में। मोदी जी, थोड़ी सी तो लज्जा कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। सारे भ्रष्टाचारी आपने अपनी पार्टी में घुसा लिए, जिनके खिलाफ आपकी पार्टी ने CD निकाली, बुकलेट निकाली, वो सब मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया आपने, और आप भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को मिला है, जो केवल जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक द्वेष के लिए इस्तेमाल करता है, उनका सही उपयोग नहीं करता है। हम पूछना चाहते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि सब पार्टियां गलत थी और लालू जी क्यों मिल गए, फलाने क्यों मिल गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भाजपा खड़ी रही। पहली बार सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, बाप बेटे दोनों मंत्री थे। PDP के लिए मोदी जी क्या कहकर आए थे वहां चुनाव से पहले कि ये 3 परिवारों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके बाद उन्हीं के साथ सरकार बना ली। आप लालू जी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तमाम मीडिया में आपने एक इंफॉर्मेशन लीक की थी, याद होगा कि 8000 करोड़ का गुड़गांव में मॉल है। वो कहां है मॉल तेजस्वी यादव का? देश को गुमराह मत कीजिए, आपके पास सत्ता है, भगवान ने आपको सत्ता दी है, देश की जनता भगवान है। आप सत्ता का दुरुपयोग केवल करते हैं। सपा हो, बसपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, शिवसेना हो, JD हो, LJP हो, अकाली हो, कोई पार्टी आपने छोड़ी है जिसके साथ सरकार नहीं बनाई? केरल में चुनाव लड़ते हैं मोदी जी, कहते हैं केरल की तुलना सोमालिया से करते हैं। अभी मेघालय में कह रहे थे सरकार भ्रष्टाचारी है और चुनाव के 15 दिन के अंदर सब जेल में चले जाएंगे। देश के गृह मंत्री भी बोल रहे थे। थोड़ी सी तो लज्जा कीजिए, आप उसी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ सरकार में शामिल हो गए।
थोड़ी सी तो लज्जा कीजिए ठीक है आलोक भाजपा जी। वालों। दो बड़ी बातें आपने कही, आपने भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगे और जो बेदाग साबित हुए उनकी भी बात की, आपने इनको चुनौती भी दी कि बताएं 14 के बाद कौन से नए आरोप लगाए हो जो सिद्ध हो गए हो, और आपने ये भी कहा कि किसके साथ किस किसने गठबंधन किया, उसमें जिनके जो आज आपके साथ हैं वो कभी इनके साथ भी थे। रीना जी की बात भी सुन लीजिए, सुधांशु जी, दोनों का एक साथ उत्तर दीजिएगा। बोलिए रीना जी। सौरभ जी देखिए, 2024 में झूठेबाजी की सरकार, जुमलेबाजी, प्रचारबाजी की सरकार की अर्थी निकलने वाली है। पिछली बार तो इन्होंने जो पुलवामा के शहीद हुए थे उनके नाम पे वोट मांगे और देश को बरगला के इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन इस बार पूरा देश क्लियर है, पूरा देश परेशान है कि आज की तारीख में टमाटर 140 रुपए किलो है। पता नहीं सुधांशु जी ये ना बोल दें कि मैं तो टमाटर खाता नहीं। एलपीजी 1200 रुपए किलो है, पता नहीं सुधांशु जी के घर में एलपीजी के सिलेंडर से खाना बनता है या नाले की गैस से खाना बनता है, जैसे प्रधानमंत्री जी हम सबको बता रहे थे। तो ये सारे इनकी जुमलेबाजियों से पूरा देश परेशान है। इस बार देश ने निर्णय ले लिया है कि ये जुमला जीवियों को बाहर फेंकेंगे। यही कारण है कि इतनी छटपटाहट है, इतनी बौखलाहट है। और तो और अब तो संघ ने भी मान लिया है, जो संघ का जो प्रकाशन है उसमें लिखा गया है कि इस बार मोदी मैजिक और हिंदू मुसलमान के बलबूते पे सरकार नहीं बन पाएगी जी। कर्नाटका में तो बजरंग प्रधानमंत्री ने तो आज ही यूसीसी की बात भी कही रीना जी, उन्होंने तो कहा यूसीसी का वक्त आ गया है। यूसीसी का वक्त आ गया है तो यूसीसी तो फिर से ये देश को दोबारा एक डिस्कशन में डालने का इनका तरीका है। जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो 15 लाख वापस आने थे, गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि आप देखिए रोज उल जुलूल कोई ना कोई बयान विपक्ष के बारे में या किसी और के बारे में आता रहेगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि असली मुद्दों से हमारे देश को ये भटकाते रहें। ठीक है, लेकिन तो यूसीसी भी उसी कड़ी में है कि असली मुद्दों पर बात ना हो। ठीक, देश जो है 9 साल का मिसमैनेजमेंट दे चुका है। अच्छा, मैं अब जवाब ले लेता हूं आपकी बात का। आखिरी बात आलोक शर्मा जी की बात का बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो गए। सुधांशु त्रिवेदी जी, भ्रष्टाचार, आखिरी बात बोलने दीजिए। हाँ जी, जहां पे एक तरफ ये अपने आप को गौ माता का रक्षक मानते हैं और वहीं दूसरी तरफ मेघालय में इन्होंने गठबंधन किया है गौ भक्षकों के साथ। ठीक है। तो ये इस तरह का दोगलापन किसी और के बारे में बोलने से पहले सुधांशु जी अपने गिरेबान में झांक के अब मैं जरा जवाब ले लूं और नवल किशोर जी ये बोल लें, दो का उत्तर दे दें फिर आप बोल लीजिएगा। सुधांशु जी, भ्रष्टाचार के कौन से मुद्दे गिनाए अभी आलोक शर्मा जी ने, गठबंधन किसका किसके साथ रहा वो भी गिना दिया, आपके अधूरे वादे और यूसीसी केवल डाइवर्जन। आप देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप गिनाता हूं। पहले इनकी आलोक जी की बात का जवाब देता हूं। पता नहीं कौन सी बात, किस किस गठबंधन की बात करने लगे। रे जनाब, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो खत्म। उसके बाद तो 35 से खत्म हो गया, 370 खत्म हो गई। जिनकी आप बात कहते थे कि कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, वो महबूबा मुफ्ती, वहां तो देखिए डल लेक के ऊपर कतार लग गई, G20 की समिट हो गई। अब तो वो आपके साथ हैं उपकार गैंग में। कहां आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? और ये कांग्रेस पार्टी तो बड़ी विचित्र पार्टी है। सौरभ जी, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1947 के बाद 370 पे इनका इतना जबरदस्त कमिटमेंट था कि इन्होंने 15 साल अपनी यूनिट नहीं बनाई। कश्मीर में यूनिटी नहीं थी कांग्रेस की आजादी के बाद 8-10 साल तक। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही दिया हुआ था सारा कि साहब शेख अब्दुल्ला साहब ही सरकार से चलाते रहे। 60 के दशक में आके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। इतनी ज्यादा इनकी प्रतिबद्धता थी कि कश्मीर को अलग रखेंगे, वो आज आके भाषण देने की बात करते हैं। और अगर मुद्दों की बात करते हैं तो आज ही भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% पे आया है। आज ही ग्लोबल रेटिंग आई है कि अगले 3 साल तक अनुमान के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा, 6.7% के आधार के ऊपर। और क्योंकि रीना जी रिप्रेजेंट करती हैं पार्टी को जो कहता है कि हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम सबसे ज्यादा वेल रेड हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और आलोक जी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिनका नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमता है और विदेश से आकर हमारे ज्ञान देता है हमको अर्थव्यवस्था पे। तो एक G7 या एक G20 कंट्री बता दे जहां इस समय विकास की दर हमसे तेज हो या महंगाई की दर हमसे कम हो। पूरे भारत में दुनिया महंगाई और विकास की दर में इस समय सबसे बेहतर स्थिति में है, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। और जहां तक ये अन्य मुद्दों की बात करते हैं तो यही तो इनके सामने समस्या है कि इनका मुद्दा ही नहीं स्पष्ट है। समान नागरिक संहिता
क्या समस्या है भाई? जिसमें समानता की बात है उसमें कैसे इनको डिवीजन नजर आ रहा है? और अगर हमने अचानक ये विषय उठाया हो तो आप आरोप लगाइए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन से आज तक एक चुनौती से कहता हूं, हमारा एक मैनिफेस्टो दिखा दीजिए जहां पर कि हमारे लिए ये विषय ना हो। और 1951 में जनसंघ बनने से लेकर, ये आप लोगों की तरह नहीं है कि 71 दिन में बदल गए थे, हम 72 साल में नहीं बदले हैं, आप लोग 72 दिन में बदल गए थे। और मैं चुनौती से कहता हूं, आरजेडी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये अपने कोई भी 2 मुद्दे बताएं जो इन्होंने आज तक चेंज ना किए हों। और हमारा एक मुद्दा नहीं बता सकते, कोर इशू थे हमारे, वो 72 साल से एज इट इज है। ये अंतर है जो मोदी। तो जरा एक चीज सुधांशु जी आप भी साफ कर दीजिए, ये जो आपका तीसरा कोर मुद्दा था 370 राम मंदिर के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है उसका मतलब यही समझे देश कि अब अगले चुनाव से पहले ये मुद्दा भी आप लोग हल करेंगे? देखिए, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र की एकात्मता का मुद्दा है। ये जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत थी, उसका जो बचा हुआ भारत में डिवाइड एंड रूल का हिस्सा था, वो उसकी, और मैं कोट करके कहता हूं, 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर का पढ़ लीजिएगा वक्तव्य, जब ये इन्होंने कहा ये मुस्लिमों के लिए अलग लॉ के ऊपर, ये 1939 में अंग्रेज लाए। उससे पहले जो आज का पाकिस्तान है, इवन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उन सब में कॉमन सिविल कोड था। ठीक है, ये अंग्रेज लाए डिवीजन करने के लिए। अच्छा ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रधानमंत्री ने आज खुलकर जिक्र किया है और ये भी कहा है कि भाई मुसलमान करने वालों ने मुसलमानों को दिया कि ये भी जाके पूछना चाहिए। हिस्सा है जो स्वतंत्रता के अमृत ठीक है, ओके ओके सुधांशु जी। आलोक जी एक सेकंड बोलिएगा, आप नवल किशोर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक कमेंट में उनका ले लूं। देखिए आज ये यूसीसी की बात भी हुई है, अब इसको विपक्ष कह रहा है कि ये देश में एक अलग किस्म का डिस्कोर्स चलाने की कोशिश है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अभी जैसा सुधांशु जी ने कहा, कोई पहली बार तो ये बात हो नहीं रही है, हमेशा से इनके मैनिफेस्टो में रहा है। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री ने यूसीसी की बात की? नवल किशोर जी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है। 21वीं विधि आयोग ने जब इसको मना किया था कि अभी इस पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्या कारण है कि चुनावी वर्ष में इसको लेकर आ रहे हैं? लोगों को समझ भी नहीं आता है कि आप हिंदू मुस्लिम करके ही लोगों को बरगलाना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कह रहे हैं सुधांशु जी कि आरजेडी ने क्या किया है, लालू यादव ने क्या किया है। लालू यादव ने 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेके भाग गई थी। ये कौन नहीं जानता है कि ये जहां पे वो मंडल कमीशन जब रिपोर्ट के लिए 1977 में जब आयोग बना तो 80 में वो छोड़कर भागकर भारतीय जनता पार्टी बना ली। ये संपूर्ण रूप से दलित और पिछड़ा विरोधी रही है। बिहार में जो उसका हाल हुआ है, यही कारण है कि बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी को एक नेता नहीं मिला। पिछलग्गू बनकर ही चले और चलते रहेंगे। जब से इनकी चिंता क्यों बढ़ी है? इनकी चिंता इसलिए बढ़ी है कि 2015 में लालू जी और नीतीश जी एक साथ आए तो ये 178 से सबसे बुरा हाल हुआ। आज देश में वही काम होने जा रहा है, यही इनके लिए परेशानी का कारण है। लालू यादव जो बोलते हैं वही करते हैं। यहाँ पर अकलियत और मुस्लिम की बात नहीं है। मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख ईसाई हो, ये सब इस देश के नागरिक हैं और संविधान से चलते हैं। आपके जैसा नहीं है कि कहते हैं कि हिंदू बहुल के बाद भी कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, गर्व से बोलो जय श्री राम। इस तरह का बात करके लोगों को बरगलाना छोड़िए। अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा लालू यादव खड़े हैं इस बार विपक्ष की एकता के पीछे, इसलिए बीजेपी ज्यादा घबराई है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक एक चीज का उत्तर देता हूं। 2019 में चुनाव थे, 2018 में लॉ कमीशन ने यूसीसी पर चर्चा शुरू की और फिर लॉ कमीशन ने कहा देश को यूसीसी नहीं चाहिए। इन्हीं की सरकार थी। अब 2024 में चुनाव है तो 2023 में लॉ कमीशन बन गया 22वां, क्योंकि अब 1 साल का चुनाव का समय रह गया है। तो किस तरह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए, किस तरह से लोगों को बांटा जाए, उस पर काम शुरू हो गया। सीए और एनआरसी, उनका क्या हर्ष हुआ है पता होगा सब पूरे देश को। शाहीन बाग में इतनी जोर से बटन दबाइए, देश के गृह मंत्री कह रहे थे कि शाहीन बाग तक आवाज सुनाई दे। ये तो लेवल है इनकी सरकार का। अब बात आती है यूसीसी के ऊपर। अगर आपको यूसीसी से इतना प्रेम है तो आपकी सरकार 9 साल से पकौड़े चल रही थी, आज तक बिल क्यों नहीं लाई संसद में? जब चुनाव आया तब तो आपको याद क्यों आता है? अगर राज्य को ये कानून बनाना है तो 24-25 साल से आपकी गुजरात में सरकार है, आज तक क्यों नहीं बनाया जी? गुजरात का चुनाव आया तो मैनिफेस्टो में आ गया, उत्तराखंड का चुनाव आया तो मैनिफेस्टो में आ गया, कर्नाटक का चुनाव आया तो मैनिफेस्टो में आ गया। आलोक जी इस बात को सही भी मान लें कि ये चुनाव के लिए ही इसको लाना चाह रहे हैं। एक मिनट एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर ये चुनाव के लिए भी ला रहे हैं
तो भी क्या सौरभ देश जी में मेरी UCC बात हो या कंप्लीट ना हो हो? जाने दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि अगर इनको राज्यों में बनाना था, उत्तराखंड में बनाना था, तो 2022 से पहले भी तो 5 साल इन्हीं की सरकार थी। वो कमेटी बनेगी 5 लोगों की, कहां है कमेटी? वो कौन चेयरमैन है उसका? सीए एनआरसी पर भी इतना बड़ा बवंडर हुआ देश में, फिर इनके मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया। अभी सुधांशु भाई ने कहा धारा 370 हट गई। मैं कहता हूं धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, उसमें बदलाव हुआ और बदलाव आपने धोखे से किया और आज उसका नतीजा यह है कि 2.5 साल तक आप वहां चुनाव नहीं करा पा रहे। अगर धारा 370 हट गई तो जो 16-17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वो आज तक क्यों चल रहे हैं? अब आलोक जी प्लीज, मेरे समय कम रह गया, मैं चाहता हूं एक आपसे स्पेसिफिक सौरभ जी 80 रुपए किलो भिंडी बिक रही है, 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है मार्केट में, 1150 का सिलेंडर बिक रहा है। लेकिन ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं और खासतौर पर मोदी साहब, उनको मणिपुर का मां मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन इमरजेंसी हुई थी, अरे भाई इमरजेंसी 75, 76, 77 में हुई थी, जो 75, 76, 77 दिन से हो रहा है उसके ऊपर तो बोलिए। देश में माताएं बहनें 100 ताबूत लेकर मोदी जी का विरोध कर रही हैं, खाली ताबूत लेकर, और ये विपक्ष पर सीना ठोक रहे हैं। आलोक जी आपकी सारी बातों का जवाब ये देंगे, मैं केवल दर्शकों के लिए आपका एक स्टैंड जानना चाहता हूं। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए ला रहे हो यूसीसी, प्रधानमंत्री ने आप चुनावी वर्ष में इस बात को कहा है, इसीलिए उन्होंने नया लॉ कमीशन भी गठित किया, और सब बातों को सही मानते हुए एक स्टैंड तो आपकी पार्टी को भी लेना पड़ेगा कि आप समान नागरिक संहिता के साथ हैं या नहीं है, अगर ये उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे लगता है कि देश को बेवकूफ बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। अच्छा, कि बीजेपी सुबह बोलेगी और शाम को मीडिया के चैनल वाले हमसे स्टैंड पूछेंगे। सौरभ भाई से पूछ लेते हैं ना आप जरा एक बार कि भाई यूसीसी है कहां, कोई ड्राफ्ट है उसका, क्या करेंगे उसमें आप? ठीक है, सुझाव मांगे हैं, सुझाव का कोई फ्रेमवर्क नहीं है, लेकिन आप ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछ सकते। अरे साहब मैं क्योंकि तो आप सारे उनके सवाल साथ पूछ रहा शामिल हैं इस हूं, मुद्दे पर। आपने कह दिया ना ड्राफ्ट पर बात करेंगे। अब भाई मैं बता रहा हूं अच्छा अरे भाई प्रधानमंत्री ने एक बात कही तो एक- मैं क्या आपसे, अगर मैं उस पर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? नहीं बिल्कुल गलत चाह रहे हैं आप। क्या गलत आपको चाह रहा हूं पूछना बताइए? चाहिए सुधांशु भाई से कि अगर आपको इतना यूसीसी से लगाव था तो 9 साल से प्रधानमंत्री क्यों नहीं लाए? पूछ सकते हैं सवाल आप उनसे। अरे साहब पूछिए जरा एक बार। मैंने तो आपके जवाब में पूछिए पहले उनसे मैंने तो सवाल आपके ये। जवाब में अगर अपना आपके सवाल अंदर जोड़ा, हिम्मत है सुनिए तो ये मान के कि ये प्रभु, चुनाव आपके के लिए अंदर कर रहे हिम्मत है हैं। तो पूछिए उनसे। अरे साहब हर चीज चुनाव के लिए होती है। आलोक शर्मा जी इसमें आप कौन सी डेयरिंग की बातें मैं ये कह रहा हूं 24 साल से गुजरात में सरकार थी, वहां पर यूसीसी सर क्यों नहीं लागू? आलोक जी एक सेकंड, आपकी सरकार ने जब किसानों का कर्जा माफ किया था तो वो भी चुनाव के लिए किया था। ये यूसीसी ला रहे हैं, चुनावी साल में ला रहे हैं, सब जानते हैं इनको फायदा होगा उससे। इसी ये कम से कम इस सोच के लिए, इस सोच के साथ आ मान रहे हैं। लिया आपने, मान लिया ऑब्वियस को आपका स्ट्रेट करने की धन्यवाद। बात कर रहे हैं आप, ये तो ऑब्वियस है। आपने मान लिया, एक मिनट आपने मान लिया, आपका धन्यवाद जी। हम तो कह रहे हैं किसानों का कर्जा और माफ कर दो और फायदा ले लो। ठीक है, मजदूरों का कर्जा माफ करो और फायदा ले लो। ठीक है, हमें दिक्कत नहीं, ये करके ना लो। लेकिन ठीक है इस देश सुधांशु जी, को- फाइनल कमेंट। लेकिन इस देश को बांटो मत। अच्छा ठीक है, फाइनल कमेंट। हमारा आपत्ति इस बात पर है ठीक है हमारी। सुधांशु जी, लेकिन अब सवाल पूछ लीजिए 9 साल से क्यों नहीं लाए? देखिए आपने इनसे पूछा कि अपना पूछेंगे नहीं सैद्धांतिक सवाल स्टैंड बता दीजिए। मसौदा बाद में आएगा, जैसे अंग्रेजों को हटाना पूछेंगे था तो नहीं। सैद्धांतिक था कि हटाना गजब है है। भाई। ये बचकानी बात मत करिए, पहले संविधान बनाओ फिर कैसे शासन चलेगा, संविधान के क्लॉज तय करो तब बात करें। नहीं साहब, अंग्रेज हटे उसके बाद संविधान बना। सैद्धांतिक अरे रूप भाई, से सवाल बोल नहीं सीधा पाएंगे ये है कि क्योंकि 9 साल से देहाती सुधांशु भाई क्षेत्रों आप में, लोग क्यों ग्रामीण नहीं लाए? क्षेत्रों में कहावत होती है उत्तर गायो गाभिन दीजिए बर्दो ना। गाभिन, यानी गाय भी पेट से है और इसका बैल उत्तर भी कोई पेट से है, नहीं। इसलिए ये हाँ गाय नहीं बैल बोल पे पाएंगे। घुमाएंगे left right। और अगर ये ये नहीं बात कहना बताएंगे चाहते 9 तो मैं साल से क्यों नहीं टेक्निकल लाए? बात बता दूं, एक टेक्निकल बात बता देता हूं। 2014 में हम अल्पमत में थे राज्यसभा में, ध्यान नहीं है आपका लोग जी? अरे 2019 के अंत में हमारा इतनी संख्या आई कि हम राज्यसभा में कुछ पारित कराने की स्थिति में आए। हमने धारा 370-35 से हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, उसके बाद 2 साल तो कोविड में निकल गए, तो प्रैक्टिकली तो 1.5 साल बचे। कहां 9 साल बोलते रहते भाई? क्या देश की जनता को आपने क्या समझ रखा है? राज्यसभा में तो बहुमत नहीं था 14 से 19 के बीच में। जब फिर आप आपको झूठ बोल रहे पारित हैं। करना है तो नेशनल आपने टीवी फॉर्म पर बिल झूठ क्या भी गलत बहनी क्या कर रहे हैं? राज्यसभा में बहुमत था क्या 14 से 19 के टीवी पर बीच में? झूठ बोल रहे हैं, फॉर्म लेकिन बिल कैसे आपका पारित करें कसूर आपने नहीं है। राज्यसभा में मोदी जी भी voice झूठ vote बोलते से? हैं। तो जब अरे आप भाई क्या करना नेशनल टीवी में चाहते झूठ अच्छा बोल रहे हैं? चलिए आप समय झूठ इतना ही बोल था। रहे हैं। अब वो जैसे ही मसौदा बहुमत आया, सामने हमने आए कहा जैसा कि आलोक जी ने कहा, तो फिर उनकी राय और पूछे यूसीसी पर। शुक्रिया सुधांशु जी, आलोक जी, डॉक्टर नवल किशोर जी, रीना गुप्ता जी, आज जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।